से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। आखिर कूटू का आटा क्यों लोगों को बीमार करता है, आपको इस रिपोर्ट से समझाते हैं। नवरात्र में व्रत के दौरान कुट्टू के आटे का खाने का इस्तेमाल होता है। कहीं आपके घर में भी मिलावट वाला कुट्टू का आटा तो नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि देहरादून और हरिद्वार में कुट्टू के आटे की वजह से 200 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच गए, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अब फूड पॉइजनिंग मामले में एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ कुट्टू के आटे के सप्लायरों पर केस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही सहारनपुर की आटा चक्की के मालिक पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। 22 दुकानों पर लगातार पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम, खाद्य विभाग की टीम ने रेड करके सभी जितने भी आटे और उसका तरह खाद्य पदार्थ है वो उसको जब्त कर लिया। ऐसे लोग जो वहाँ बेचने वाले थे उनको थाने में पूछताछ के लिए बैठा लिया गया है। पूरी अभी तक प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि इसका कोई मेन सप्लायर जो सहारनपुर का है, इसमें एसएसपी सहारनपुर साहब से और डीएम साहब से भी वार्ता कर ली गई थी और तत्काल उनके द्वारा भी टीम भेजकर वहाँ पर जो उनकी सप्लाई चेन है, गोदाम है या जो भी वहाँ से बन के आता है उसको भी सील करने की कार्रवाई की जा रही। एक टीम यहाँ से सहारनपुर भी रवाना कर दी गई है। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने जगह जगह छापेमारी की। देहरादून और हरिद्वार में जिन जिन दुकानों पर कुट्टू का आटा बिक रहा है वहां से सैंपलिंग की गई और आटे की जांच के लिए भेज दिया गया है। कई दुकानों में छापेमारी के दौरान स्टॉक में मौजूद आटे को नष्ट कराया गया। रुड़की में कई जगह खाद्य विभाग ने छापा मारा। जिन लोगों ने हमसे शिकायत की थी कहाँ से कुट्टू का आटा खरीदा गया है, उनके यहाँ से सारी सैंपलिंग की जा रही है और सैंपलिंग के पश्चात जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुट्टू के आटे से जो लोग बीमार हुए हैं उनमें अधिकतर लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत आई। आखिर हर बार कुट्टू के आटे से बीमार होने वालों की संख्या क्यों बढ़ जाती है? कुट्टू का आटा त्योहारों के दौरान व्रत के लिए इस्तेमाल होता है। कारोबारी इसका स्टॉक रख लेते हैं और इसके रख रखाव में खामियां पाई जाती हैं। इसमें फंगस या दूसरे तरीके का इन्फेक्शन भी विकसित हो जाता है। कई बार आटे की एक्सपायरी डेट भी निकल जाती है और इसे बाजार में उतारा जाता है। वहीं मिलावट तो बड़ा कारण है। कुट्टू का आटा नुकसान कर रहा है या सेहत बिगाड़ रहा है लोगों की। देखिए क्या होता है कि कोई भी ग्रेन अगर आप खाते हैं तो उसकी हर किसी की डाइजेस्ट करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, इन जनरल कुट्टू नहीं खाया जाता है तो ज्यादातर लोगों को टॉलरेट नहीं होता है। प्लस आजकल जो एडल्ट्रेशन जो ज्यादा होती है उसकी वजह से भी लोगों को, बच्चों को, पिछले साल भी हमारे पास काफी पेशेंट थे तो जस्ट नवरात्रि अभी लास्ट दिवाली से पहले वाली नवरात्रि थी, उसमें एक दिन कुट्टू खाते ही बहुत बच्चे, आई थिंक उस दिन 6 या 7 बच्चे एक साथ मेरे पास आए। मैं आप सबको यही संदेश देना चाहूंगी कि किसी भी खाने को खाने से पहले, स्पेशली जो व्रत का सामान है और इसको हम रेगुलरली नहीं यूज करते हैं, तो हम इसको ऐसी जगह से खरीदें जो हमारे जानने वाली दुकान हो और उसके अलावा इसको हम हमेशा पैक्ड फूड ही ले, पैक्ड कुट्टू का आटा ही ले जिसमें क्लियर कट उसमें उसकी कब की तारीख है, उसके एक्सपायरी डेट कब है, बना हुआ कब है, ये सब चीजें क्लियर कट मेंशन हो तभी हम उस आटे को खरीदना हमें चाहिए। कुट्टू के आटे को लेकर सावधानी बेहद जरूरी है, नहीं तो ये आपकी तबीयत भी खराब कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या इस बार गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? क्योंकि दिन में सूरज के जो तेवर हैं उससे तो राहत के आसार कम ही है। वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि इस बार प्रचंड गर्मी पड़ेगी, भयंकर लू का सामना करना पड़ेगा। लू के समय में भी इजाफा हो सकता है। पूर्वी यूपी में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। इस रिपोर्ट से समझिए। पिछले साल की गर्मी की चुभान आपको याद होगी, लेकिन क्या इस बार भी प्रचंड गर्मी लोगों का जीना मुहाल करने वाली है? इस बार फरवरी के आखिरी हफ्ते में मौसम बदल गया था। दिन में गर्मी का एहसास हो रहा था। वहीं मार्च में भी दिन के समय में पारा चढ़ता हुआ दिखा। अब अप्रैल की शुरुआत भी हो चुकी है। जून आते आते गर्मी क्या हाल करेगी ये सोचकर अभी से पसीने आ रहे हैं। अगर पिछले साल से भी ज्यादा गर्मी पड़ी तो क्या होगा?
मौसम विभाग के मुताबिक इस बार गर्मी से राहत मिलने के तो बिल्कुल भी आसार नहीं है। अप्रैल से जून के बीच सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। इन 3 महीनों में गर्मी के मौसम के दौरान देश के 16 राज्यों में लू चलने का अलर्ट है। लू चलने के दिनों की संख्या भी बढ़ने वाली है, जो औसत से ज्यादा रहने की आशंका जताई गई है। 10 से 11 दिन लू चलने की आशंका है। यूपी के पूर्वी इलाकों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। खास करके देश के मध्य, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राज्यों में लू वाले दिनों की संख्या पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा रहने वाले हैं। ऐसे में आईएमडी के अनुसार अप्रैल की शुरुआत से ही तेज धूप और गर्म हवाओं का दौर शुरू हो सकता है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। तो मुश्किल भी काफी हो रही है। महीने में इतनी गर्मी इससे पहले शायद नहीं हुई बीते वर्षों में। नहीं, बीते वर्षों में हुई है, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी आ गई है। प्लस ये है कि सूरज के जो एम्पियर है बहुत ज्यादा है। गर्मी कितनी पड़ रही है और कैसे मुकाबला कर रहे हैं इस गर्मी का? सर गर्मी तो बहुत बढ़ रही है। मुकाबला तो ठंडी चीजें से खाने से ही हो रहा है, पीने से ही हो रहा है, जूस पीने से राहत मिल रही है। अभी तो मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भाई गर्मी ये जारी रहेगी, अभी गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे। सर कोई आसार नहीं है, बस जूस पी के अपना मुकाबला कर रहे हैं गर्मी से, कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। गर्मी कितनी पड़ रही है? गर्मी तो बढ़िया पड़ रही है। जो चेहरे पे होना सर पे आ गया। हाँ जी, क्या करें क्या करें। मौसम तो अभी ऐसे ही रहेगा। हाँ जी, ऐसा ही चल रहा है अभी तो। उत्तर, मध्य, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से ज्यादा हीट वेव का असर दिख सकता है। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश शामिल है। आमतौर पर इन 3 महीनों में 4 से 7 दिन तक लू चलती है, लेकिन अब इसमें इजाफा हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले साल अलग अलग राज्यों के लू के कुल 536 दिन दर्ज किए गए थे, जो 14 साल में सबसे ज्यादा थे। फरवरी में झांसी उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो 29 मार्च को अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री रहा। 30 मार्च को 32.4 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं 31 मार्च को 35 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा है। तुम्हें आसमान पर है, लोग तरह तरह से इस गर्मी को मात देने की जुगत में जुटे हुए हैं। कोई जूस पीकर इस गर्मी को मात दे रहा है, कोई गन्ने का जूस पी रहा है, कोई बेल का रस पी रहा है और कोई कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि पीकर इस गर्मी को मात देने में जुटा हुआ है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग गर्मी को मात देने की जुगत में जुटे हुए हैं और कूल कूल लिखा हुआ है, मसाला सोडा, वाइट सोडा सहित अलग अलग ड्रिंक्स, अलग अलग पेय पदार्थ पीकर लोग इस गर्मी को मात देने में जुटे हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी ये गर्मी फिलहाल जारी रहेगी। पहाड़ों में अगर मौसम बदलता है तो 21 तारीख से इस तापमान में थोड़ा कमी आ सकती है। ज़रूरी काम से निकल रहे हैं वो मुंह में कपड़ा बांधकर ही निकल रहे हैं या फिर अपने आप को सेफ करके ही निकल रहे हैं। और यहाँ पर बाजार में देखिए गमछे कितने बिक रहे हैं और गर्मी में ऐसा लगता है कि कपड़ों का रंग भी बदल गया है। लोग लाइट कपड़े पहनना पसंद कर रहे हैं, लाइट कपड़े खरीदना पसंद कर रहे हैं और यहाँ देखिए गमछे कितनी तादाद में बिक रहे हैं क्योंकि लोग अपने फेसेस को कवर करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप आगे आइए ज़रा और ये बताइए कि आजकल गमछे की डिमांड ज़्यादा हो गई है क्या? ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं गमछे? हाँ, गमछे गर्मी के कारण रेट भी बढ़ गए हैं, और गमछे का रेट क्या हो गया है? गमछों का रेट तो समझो जैसे जो हमारे को पहले 20 रुपए का आता था वो 25 रुपए का। मौसम विभाग की माने तो अब धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही पारा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। 2 से 3 अप्रैल तक तापमान 36 से 38 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री के बीच रह सकता है। 8 अप्रैल के बाद तापमान 40 डिग्री के पार भी जा सकता है। वहीं 4 और 5 अप्रैल को 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, लेकिन इसके चढ़ते तापमान पर ब्रेक नहीं लगेगा। जाहिर है आने वाले दिन आसान नहीं है, जिससे प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरनगर से एक अजब गजब मामला सामने आया। यहां एक नवविवाहिता महिला को ससुराल में एंट्री नहीं मिली तो वो ससुराल के बाहर ही धरने पर बैठ गई। महिला ने ससुराल पर कई इल्जाम लगाए हैं।
अपने ससुराल के बाहर नवविवाहिता अपने परिजनों के साथ धरने पर बैठी है। उसका कहना है कि उसे ससुराल वाले घर के अंदर नहीं आने दे रहे, टेंट लगाकर ही बाहर धरना दे दिया। नवविवाहिता शालिनी का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने 50 लाख रुपए के दहेज की मांग की है, जिस वजह से उसकी ससुराल में एंट्री बैन कर दी गई है। शालिनी अपने ससुराल के बाहर गेट खुलने का काफी देर तक इंतजार करती रही और जब दरवाजा नहीं खोला तो अब शालिनी अपने परिजनों के साथ ससुराल के घर के सामने टेंट लगाकर अपने परिजनों के साथ धरने पर बैठ गई। ये मामला सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है और चर्चा में बन गया है। ये A to Z कॉलोनी है, बड़ा पॉश इलाका है और यहीं पर ये मकान है जहाँ पर शालिनी की शादी हुई थी। शालिनी बुढ़ाने की रहने वाली है और यहीं पर इसकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद अब कुछ ही दिन बाद यानी कि 12 फरवरी को शादी हुई और शादी के कुछ ही दिन बाद जब शालिनी अपने घर पर लौटी तो बैग देख सकते हैं शालिनी का, कपड़ों से भरा हुआ बैग गेट के बाहर रखा हुआ है। काफ़ी प्रयास किया, कई घंटे बीत चुके हैं, गेट नहीं खुला और ना ही ससुराल वालों ने इसको अंदर एंट्री दी। दरअसल मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना की शालिनी की शादी फरवरी के महीने में हुई थी, जिसके बाद पति के साथ हनीमून के लिए इंडोनेशिया में बाली द्वीप की ट्रिप पर भी गए। आरोप है कि वहां से लौटे तो पति का मन बदल गया और जब बहू मायके से ससुराल लौटी तो गेट बंद हो गया। शालिनी का कहना है कि उन्हें सगाई में शराब पिलाने की कोशिश भी की गई थी। घर वालों ने उनकी शादी बड़े धूमधाम से की थी, लेकिन उनके पति दहेज की मांग करने लगे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा होगा। वहीं शालिनी का कहना है कि उन पर तरह तरह के इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। मतलब वही चीज़ है, सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ जाननी है कि शादी और शादी करने की वजह और छोड़ने की वजह ये जाननी है। और फर्स्ट जो मेरे राइट है, मतलब एक दिन हो गया है मुझे, मतलब लड़की की भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना कि वो बाहर पड़ी है घर के। मैं तो ये चाहती थी कि घर में बैठ के फैसला हो, बट उन्होंने घर ही नहीं ओपन किया तो घर के बाहर तो चीज़ें वे अभी भी चाहते हो कि एक बार बैठ कर बात हो जाए? हाँ, घर के अंदर बैठ के बात हो, घर के बाहर ना बात हो। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। शालिनी और उसके परिवार वालों को समझाने की कोशिश हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो जाता हमारी बेटी अपने ससुराल चली जाए, अपने घर में अंदर चली जाए, वहाँ कुछ चाहिए या कोई गलती हो मैं कारण बताऊं बस। हाँ, मैं क्या है कुछ नहीं बताया गया आपको? कोई कारण नहीं बताते, ना कोई बातें, कहीं मीटिंग हो ली आज कुछ कोई बात नहीं होती, ना ढंग से हमारा फोन उठाते ना बात करते हमारे से। शालिनी का कहना है कि वो अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही है। वहीं उसके ससुराल पक्ष की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मुजफ्फरनगर से न्यूज़ 18 के लिए बिनेश पवार की रिपोर्ट। संत कबीर नगर जिले की एक प्रेम कहानी इन दिनों काफी चर्चा में है। एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराई थी, लेकिन इस प्रेम कहानी में अब एक ट्विस्ट आया है और इस प्रेमी के साथ पति ने अपनी पत्नी की शादी करवाई थी। उसकी मां ने अपनी नई नवेली बहू को उसके पहले पति के पास घर वापस भेज दिया। उसका कहना है कि वो उस आदमी और उसके बच्चों का दर्द नहीं देख पा रही। दरअसल प्रेमी की मां को जब अपनी नई बहू के पहले पति के दर्द का अनुभव हुआ और उसके 2 मासूम बच्चों का ख्याल आया, तब उसने अपनी बहू को फिर से उसके पहले वाले पति के पास भेज दिया। प्रेमी की बूढ़ी मां की ये दरियादिली वायरल हो रही है। इस मामले को लेकर गांव में पंचायत हुई और तय हुआ कि बबलू अपनी पत्नी का ख्याल रखेगा। ये भैया जोर जबरदस्ती से भाई लहान अब फिर ये अपन चाहना अपने परिवार के नहीं गोड़े मुड़े गिरे लगाना। बबलू नहीं रखे। अच्छा, 2 बच्चे। हाँ, वही बच्चन का मुँह देख के हम उन्हें चाहिए। अच्छा, विकास हमारा लड़का। अच्छा, हाँ, अपन लइकन के अपन जहर माउथ खाए के कर रहे लइकनों के, हमन के दया आई लइकन के ऊपर, हमन के कुछ तामस नहीं जाएगी। और जो है कि इनकी शादी जबरदस्ती कराई गई है और हमें कुछ दिन के बाद पता चला ये निर्दोष है। हम इनको अपने साथ लेकर जाते हैं। दिनांक 28 तारीख 3रा महीना 2025। इसके बाद इसके ऊपर अगर कोई गलत काम कोई करेगा तो उसकी जिम्मेदारी हम होंगे। कोई कष्ट भी आएगा इनके ऊपर तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 2 हफ्ते पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटी हैं और जिसके बाद उनका पहला इंटरव्यू सामने आया। अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, इसको लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया।
9 महीने तक स्पेस स्टेशन पर फंसने के बाद सुनीता विलियम्स धरती पर लौट चुकी है, लेकिन ये वापसी उनके लिए आसान नहीं रही। हालांकि सुनीता विलियम्स ने उसे एक चुनौती की तरह लिया। अब वो अगले मिशन पर जुट गई हैं। स्पेस स्टेशन से लौटने के बाद उनका पहला इंटरव्यू सामने आया है। उनसे भारत को लेकर सवाल पूछा गया कि अंतरिक्ष से भारत आखिर कैसा दिखता है। सुनीता ने कुछ ऐसा जवाब दिया। India is amazing. Every time we went over the Himalayas, and I'll tell you, Butch got some incredible pictures of the Himalayas. Just amazing. And you can see, like I've described it before, just like this ripple that happened, obviously when the plates collided, and then as it flows down into India, it's many, many colors. I think when you come from the east going into like Gujarat and Mumbai, the fishing fleet that's off the coast there gives you a little bit of a beacon that here we come. And then all throughout India, I think the impression I had was it was just like this network of lights from the bigger cities going down through the smaller cities. Just incredible to look at night as well as during the day, highlighted of course by the Himalayas, which was just incredible as a forefront going down into India. सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की हैं। उन्होंने भारत के स्पेस मिशन को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की तरक्की बेहद ही सराहनीय है। वहीं उन्होंने भारत आने की भी बात भी कही है। I hope, and I think for sure, I'm going to be going back to my father's home country and visiting with people and getting excited about the first, or not the first, but the Indian astronauts who's going up on the Axiom mission coming up. Pretty awesome. They'll have a hometown hero there of their own that will be able to talk about how wonderful the International Space Station is from his perspective. But I hope I can meet up at some point in time and we can share our experiences with as many people in India as possible, because it's a great country, another wonderful democracy that's trying to put its foot in the space countries, and we'd love to be part of that and help. और अब आपको सीधा बरेली लिए चलते हैं, जहां पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अटल आवासीय विद्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया है और यहां पर छात्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बातचीत भी कर रहे हैं, उनको चॉकलेट भी दे रहे हैं। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया है। ये विद्यालय पूरी तरह से तैयार है, छात्र आ चुके हैं और एक एक क्लासरूम में जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं। यहीं पर रह रहे हो? इनका घर कहाँ है? यहीं नवाबगंज से। इनका घर कहाँ है? तो बच्चों को चॉकलेट भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री। सर मुझे दूसरा दिन है आज। दूसरा दिन है? तो घर की याद नहीं आ रही है? सर जब आए थे तो थोड़ी थोड़ी आई थी, फिर सर ने समझाया और मैंने समझा, फिर मैंने। अच्छा सुपर। इनका घर? सर मेरा ना बकाने का नाम है डिस्ट्रिक्ट कॉलेज। इन बच्चों को सबको तो बाकी थोड़ा बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और क्या उनका मन लग गया है यहाँ विद्यालय में। तो तमाम आधुनिक सुविधा और टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से ये स्कूल इक्विप्ड है। अटल आवासीय विद्यालय जिसका उद्घाटन हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देख रहे हैं क्लासरूम में हैं और उसी चेयर पर जहां पर अध्यापक बैठा करते हैं, तो आज इस क्लास को खुद मुख्यमंत्री योगी जो है वो बच्चों के साथ कंडक्ट कर रहे हैं। तो आज सर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और क्लासरूम में वो छात्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं। सभी को इस दौरान चॉकलेट्स भी उन्होंने दी। अक्सर कार्यक्रमों में वो बच्चों को गोद में लेते हुए नजर आते हैं, उनको खिलाते दुलार करते हुए नजर आते हैं, चॉकलेट उनको भी देते हुए दिखते हैं। और आज इस खास अवसर पर इस विद्यालय के उद्घाटन के बाद वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर आप देखिए क्लास लगाई है, पूरे स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं और ख़ुद वो इस वक्त टीचर टेबल पर विराजमान हैं और सभी स्टूडेंट्स के साथ इस क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं। तो आज के टीचर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये भी अपने आप में एक मेमोरी हमेशा रहने वाली है।
हमारे सहयोगी बरेली से रामविलास सक्सेना फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेते हैं। रामविलास, अटल आवासीय विद्यालय और जो अपने आप में सरकार का एक बड़ा विजन, एजुकेशन क्षेत्र की अगर बात की जाए, शिक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए, तो अब ये विद्यालय बनकर तैयार है, स्टूडेंट्स इसमें आ गए, क्या खासियत है? और हम देख रहे हैं कि आज क्लासरूम में खुद ही सर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी बच्चों के, वो टीचर देखिए, बड़ा विजन है उत्तर प्रदेश सरकार का। ये हम आपको बता दें कि सबसे पहली खासियत ये है कि जो घुमंतु परिवार के जो मजदूर लोग हुआ करते थे, उनके सामने बड़ा संकट होता था कि वो आखिर अपने बच्चों को कैसे पढ़ाई लिखाएं। वो जहां जाते थे अपने बच्चों को साथ लेकर के जाते थे। तो ऐसे में प्रदेश सरकार ने जो मजदूर लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, उनके बच्चों की शिक्षा कर देने के लिए अटल आवासीय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ये बड़ा विजन तैयार किया था, अटल आवासीय योजना। यानी कि यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे भी और रहेंगे भी, साथ ही साथ मुफ्त में उनके रहने खाने की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। यानी कि शिक्षा के साथ साथ रहना खाना भी मुफ्त रहेगा। सबसे खास चीज ये है कि ये बहुत ही उम्दा यहाँ पर एजुकेशन का जो स्तर होगा, बहुत ही अच्छा स्तर होगा। और जो श्रमिक लोग हैं उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ सकेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आज बरेली पहुंचे हुए हैं और उन्होंने नजराना गांव है, नजराना गांव में एक अटल आवासीय योजना में पहुंच गए, खुद अपने आप बच्चों के साथ बैठ करके और एक शिक्षक की तरह बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं कि उनके लिए शिक्षा का क्या महत्व होता है और कैसे करके वो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो फिलहाल ये प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा विजन है कि प्रदेश में अभी तक तो 15 अटल आवासीय विद्यालय थे, लेकिन बरेली में भी अब अटल आवासीय जो विद्यालय हुआ है, तो इससे कहीं ना कहीं बरेली के साथ साथ आसपास के जो करीब 18 जिले हैं, 18 जिलों के बच्चों को एक बड़ी सौगात मिली है। ये बिल्कुल, आसपास के 18 जिलों के बच्चों को ये बड़ी सौगात मिली है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल एजुकेशन में जो किया जा रहा है, वैसी ही सुविधाएं इन बच्चों को भी यहाँ मिलने जा रही है। क्योंकि आवासीय विद्यालय है तो इन बच्चों के लिए यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था है, ये यहाँ रहते हैं। और मुख्यमंत्री उनसे पूछ भी रहे थे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपका मन यहाँ पर लग रहा है। आपको बता दें कि ये सभी बच्चे जो हैं वो अंडर प्रिविलेज, यानी कि जो कामगार वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, ऐसे परिवारों से आते हैं और उनके लिए यहाँ पर बेहतर शिक्षा मिल पाए, वो समय के साथ आगे बढ़ पाए, ये व्यवस्था की गई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। रामविलास हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। रामविलास, और क्या सुविधाएं इस स्कूल में हैं और तकरीबन कितने छात्र यहाँ पर एनरोल्ड हैं? जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि 1000 बच्चों के यहाँ पर रहने और पढ़ने की व्यवस्था की गई है। मैंने आपको बताया था ना कि सबसे बड़ी समस्या श्रमिकों के सामने ये होती थी कि वो जो जगह जगह जाकर के वो काम करते थे, लेकिन उनके बच्चे पढ़ने नहीं पाते थे और इसी वजह से श्रमिक का बच्चा श्रमिक ही बन पाता था। तो ये सबसे बड़ी समस्या उनके सामने रहती थी। प्रदेश सरकार ने इस जो श्रमिक लोग हैं उनकी इस बेबसी को समझा, उनकी इस मजबूरी को समझा, क्योंकि जहाँ परिवार जाते थे बच्चे भी साथ साथ चले जाते थे उनके, तो इस वजह से बच्चों के सामने बड़ी समस्या बनी रहती थी। तो इसको लेकर के प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय तैयार किए हैं। यहाँ पर बेहतर एजुकेशन के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पर क्वालिफाइड टीचर्स होंगे और यहाँ पर बच्चों के लिए रहने खाने केयरटेकर भी अच्छे होंगे। वहाँ पर साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी की भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी बच्चे के साथ किसी प्रकार की कोई समस्या होती है स्वास्थ्य संबंधी, तो वो भी उसकी जांच पड़ताल वहां पर की जा सके। साथ ही साथ बच्चों की डाइट को लेकर के यहाँ पर डाइटिशियन को रखा गया है कि बच्चों के खाने पीने की व्यवस्थाएं अच्छी की जाएंगी ताकि बच्चे जी बिल्कुल। बस एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इस वक्त क्लासरूम का जो माहौल है वो थोड़ा लाइट हो गया है। मुख्यमंत्री खुद आप देख रहे हैं कि सेल्फी स्टिक से बच्चों के साथ सेल्फी क्लिक कर रहे हैं और ये बच्चे काफी उत्साहित दिख रहे हैं। इन सभी लोगों ने तालियां बजाई। मुख्यमंत्री ने खुद आप देखिए इन बच्चों के साथ सेल्फी क्लिक की है। तो इस तरह के स्कूल्स हर वर्ग से आने वाले बच्चे को, खास तौर पर जो अंडर प्रिविलेज वर्ग से आते हैं, वहां पर लंबे वक्त तक और अच्छी एजुकेशन इन सभी बच्चों को मिल पाए, इनके रहने की व्यवस्था अच्छी, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी, उसी विजन के साथ ये विद्यालय जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। लगभग 75 करोड़ की लागत से बनकर ये तैयार हुआ है। 1000 स्टूडेंट्स और विद हॉस्टल यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। आसपास के 17 जिलों से स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए पर आने वाले हैं। बच्चों संग सीएम योगी का ये इंटरेक्शन और उसके बाद ये सेल्फी जो है वो अभी आपने देखी। और अब मुख्यमंत्री इस पूरे विद्यालय के परिसर का भ्रमण कर रहे हैं। अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन हुआ है। रामविलास हमें लगातार जानकारी दे रहे थे। जी रामविलास।
खास चीज ये है कि जो रोडों नेशनल हाईवे बनाने वाले, स्टेट हाईवे को बनाने वाले जो भी श्रमिक लोग हुआ करते थे या फिर ईंट भट्टों पर काम करने वाले लोग हुआ करते थे, तो यहाँ पर करीब बरेली के आसपास के करीब 1.5 दर्जन ऐसे जिले हैं जहाँ पर तमाम दूर दराज के आसपास के जिलों के जो लोग हैं काम करने के लिए आते थे या दूसरी जगह पर जाते थे, तो अपने बच्चों के लिए वो कैसे आखिर अच्छी शिक्षा दे पाए। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के एक बड़ा विजन लेकर के आए कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ये सौगात दी जाए इन श्रमिकों के लिए। और इसी के तहत आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली पहुंचकर उस जो अपना एक दावा किया था यहाँ चुनाव के दौरान आकर के कि अटल आवासीय देंगे, यहाँ पर अटल आवासीय स्कूल देंगे, और उन्होंने उस दावे को पूरा किया है और खुद वहां पर बच्चों के साथ बैठकर उनके लिए पढ़ाने के लिए जो महत्व, पढ़ाई का जो महत्व वो समझाया है उसके लिए। क्योंकि आज से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से ही नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होती है और इसी के तहत आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचे और उन्होंने स्कूल चलो अभियान के तहत पहले ही दिन जो अटल आवासीय स्कूल है, अधकटा नजराना गांव है, ये बरेली जिला का नवाबगंज तहसील में पड़ता है और यहाँ पर करीब 1000 बच्चों के पढ़ने की जो व्यवस्था की जो है सौगात बरेली के लिए दी गई है जी। और बच्चों को सीएम योगी ने यहाँ पर चॉकलेट्स दिए हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो पौधारोपण कर रहे हैं, यहाँ वृक्ष लगा रहे हैं। रामविलास हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। रामविलास, कितने वक्त में बन करके तैयार हुआ है और क्या आगे भी इसका विस्तार होगा, इसे लेकर फिलहाल क्या जानकारी दी गई है? और इसके लिए इंटर तक की व्यवस्था, यहाँ पर इंटर तक की पढ़ाई जो है बच्चों को दी जाएगी। ऐसे श्रमिक जो अपने बच्चों के लिए कक्षा 2, 4, 5 पढ़ा पाते थे, लेकिन अब उनके लिए एक बड़ी सहूलियत मिलेगी। प्रदेश सरकार ने जो सौगात दी है इसके तहत इन बच्चों के लिए इंटरमीडिएट तक की परीक्षा, इंटरमीडिएट तक की जो पढ़ाई है वो मुफ्त में होगी। इनका खान पान अच्छा होगा, इनका स्वास्थ्य अच्छा होगा और जिससे कि अब श्रमिकों के बच्चे भी आगे बढ़ सकेंगे। और इसीलिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर ये सौगात दी है, बच्चों के साथ पढ़ाई की है, बच्चों के लिए गिफ्ट दिए हैं। और क्योंकि आज से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो चुकी है, बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है और जो आसपास के जिलों में ईंट भट्टों वगैरह पर काम करने वाले श्रमिक लोग हैं उनके बच्चों के लिए यहाँ पर लाया जाएगा, उनके लिए समझाया जाएगा कि अपने बच्चों को वो पढ़ाएं। जो मजदूर श्रमिकों के बच्चे हैं उनके लिए समझाया जाएगा कि वहां पर वो ले जाकर अपने बच्चों को एडमिशन कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उनके भी बच्चे आगे को पढ़ सकें। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान ये खुद यहाँ पर कहा था एक जनसभा के दौरान कि वो देखते हैं कि श्रमिकों के बच्चों के जो अंदर है शिक्षा का स्तर बेहद कम रह जाता है। वजह इसकी यही होती है कि जब वो एक जिले से दूसरे जिले से तीसरे जिले जाते हैं और जब वो जगह बदलते हैं तो इस दौरान उनके बच्चों के सामने पढ़ाई लिखाई का संकट खड़ा हो जाता था। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समझा है और इसी के तहत उन्होंने बरेली में जो सौगात दी है, बरेली के नवाबगंज तहसील में अधकटा नजराना गांव में, वो एक बड़ी सौगात है जिसमें कि अब श्रमिकों के भी बच्चे और बच्चियां वहां पर रहेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। जी तो आगे सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ बरेली पहुंच करके 932 करोड़ रुपए की 132 परियोजनाओं की वो सौगात दी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने BLS एम्बुलेंस के साथ साथ ALS एम्बुलेंस यानी कि एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, क्योंकि बरेली और आसपास के जिलों का बड़ा इलाका, एक ग्रामीण इलाका है जहां पर कोई भी सड़क दुर्घटना होने के बाद जब कोई पेशेंट होता है, कोई दुर्घटना का शिकार व्यक्ति होता है, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती थी कि वो जो उसका गोल्डन आवर यानी कि जितनी जल्दी हो सके उसके लिए इलाज मिल सके। तो इसके लिए एम्बुलेंस के साथ साथ अब जो एडवांस लाइफ सपोर्ट यानी कि उस एम्बुलेंस में वो जो प्रशिक्षित जो स्टाफ होगा वो पेशेंट को लेकर के उसको तुरंत इलाज देना शुरू कर देगा और उसके तत्काल जिला अस्पताल जो भी नजदीकी अस्पताल होगा वहां पहुंचाया जाएगा जिससे कि उसके लिए बचाया जा सके। तो फिलहाल यहाँ पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो यहाँ पर एडवांस लाइफ सपोर्ट यानी करीब 2500 एम्बुलेंस की सौगात दी है, उसमें 125 ALS एम्बुलेंस जो है वो बरेली और आसपास के 18 जिलों के लिए मिलेंगी, जिससे कि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो इसका लाभ उठा पाएंगे। सबसे खास चीज ये है कि जो ALS और BLS ये एम्बुलेंस पूरी तरह से मुफ्त है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा किसी भी पेशेंट के लिए, किसी भी नागरिक के लिए, और उनके लिए मुफ्त में उसका जो है लाभ मिल सकेगा। सबसे बड़ी चीज ये रहती थी किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो गर्भवती महिला हो या फिर कोई किसी तरीके का मरीज हो, सबसे बड़ी समस्या उसके सामने होती थी कि वो किस तरीके से पेशेंट को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचाए। इसको लेकर के प्रदेश सरकार ने
मजबूरी समझी थी ग्रामीणों की, और उसी के तहत आज 108 एम्बुलेंस की जो व्यवस्था दी है, सौगात दी है ALS एम्बुलेंस की, एक बड़ी सौगात मानी जा रही है कि जो गोल्डन आवर होगा मरीज का, जिससे कि उसकी जान बचाई जा सकेगी। जी ओके, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया रामविलास। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, CM योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन कर दिया, बच्चों के साथ योगी ने सेल्फी भी ली है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के झंडेवालन एक्सटेंशन की एक इमारत में आग लग गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। दोपहर 2:30 बजे फायर विभाग को अनारकली बिल्डिंग और DDA शॉपिंग कॉम्प्लेक्स झंडेवालन में भीषण आग की सूचना मिली। मौके पर 4 दमकल गाड़ियों को भेजा गया। आग बुझाने में जो जुटे हैं, अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। जिस तरह से वहां खड़ी गाड़ियां जल रही हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भीषण ये आगजनी होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये देखिए, भीषण आगजनी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती नज़र आ रही हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और नोएडा के सेक्टर 18 के एक दुकान में भी आग लग गई है। कृष्ण अपरा प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर में ये भीषण आग लगी है, जहां पर हड़कंप मच गया है आग लगने से। आग में घिरे लोगों में से कई ने बाहर कूदने की भी कोशिश की। इस चक्कर में 3-4 लोगों को चोटें भी आई हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची है, दमकल विभाग के स्टाफ पहुंचे हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक आग का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। नोएडा के 18 की बिल्डिंग में आग लग गई है। सेक्टर के कई लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। ये देखें, नोएडा के सेक्टर 18 कृष्णा अपरा प्लाजा में आग लगी थी और इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं और आप देखेंगे तमाम सीनियर अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं। लगातार लोगों से अपील की जा रही कि यहाँ से हट जाए, क्योंकि यहाँ से ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब 50 से ज़्यादा लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं, लोग निकाले जा चुके हैं सेफली। करीब 2 से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं जो मौके पर कूदे थे। हालांकि वो बैक साइड से कूदे थे, उनको चोट आई थी, अस्पताल भेज दिया गया है। और यहाँ पर ज्वाइंट CP लॉ एंड ऑर्डर, DCP, ADCP तमाम वरिष्ठ अधिकारी और अफसर मौके पर हैं और अब अंदर जा रहे हैं विजिट के लिए, ताकि ये जाना जा सके, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सके कि अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे फायर विभाग है, यहाँ पे हाईटेक मशीनें हैं और ये देखिए किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि जो फ्रंट में ऑफिस है उनकी जांच की जा रही है। देखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति फंसा या नहीं। जो घायल है उनको अस्पताल भेज दिया गया है। एक भीषण आग लगी थी, आग की वजह भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मौके पर तमाम बड़े अधिकारी और अफसर मौके पर मौजूद हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति फंसा या नहीं। घायल जरूर 2 से 3 लोग हुए हैं। हाथरस में कोल्ड स्टोरेज में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है। यहाँ पर आग लगी है, वहाँ पर मिर्च और खाने पीने का दूसरा सामान रखा हुआ था। दमकल की 5 गाड़ियाँ आग बुझाने में जुटी हुई हैं। मिर्च में आग के चलते वहाँ राहगीरों का निकलना मुश्किल हो गया है। आगरा अलीगढ़ रोड पर ये कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पर ये भीषण आग लगी है। और गाजियाबाद में पेंट के गोदाम में आग लग गई है। मोदी नगर क्षेत्र में ये आग लगी है। आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने से आसपास के मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। और आजमगढ़ के मोहम्मदपुर बिरही में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग की जानकारी मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। काफ़ी देर तक मशक्कत हुई, घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक आग ने कई किसानों के मेहनत पर पानी फेर दिया। कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई।
बहराइच में भी गेहूं के खेत में लपटों का तांडव देखा गया। तेज हवा की वजह से आग काफी दूर तक फैल गई। ग्रामीण आग को बुझाने में जुटे हैं। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जरवल इलाके में लगी इस आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। खबर मलेशिया के पुत्रा हाइट से है, जहां गैस पाइपलाइन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। भीषण आग की वजह से आसपास के क्षेत्रों को खाली कराना पड़ा। गैस पाइपलाइन में विस्फोट और आग से कम 112 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 63 अस्पताल में भर्ती हैं। कम से कम 49 घर प्रभावित हुए हैं। दिल्ली से खबर, जहां पर नबी करीम इलाके में कार से कुचलकर 2 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है सामने आया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी पीड़ित परिवार का पड़ोसी है। घटना के समय उसका बेटा कार चला रहा था। और गुजरात के बनासकांठा में आग का तांडव देखने को मिला है। डीसा में पटाखा गोदाम में लगी आग, 17 की मौत। बॉयलर फटने के बाद गोदाम में ये भीषण आग लगी थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात के बनासकांठा से, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। भीषण आगजनी बॉयलर फटने से। और प्रदेश में कई जगहों पर लोगों ने शराब की दुकान खोले जाने का विरोध किया। हम आपको 3 जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है मऊ और कानपुर और हापुड़ की। मऊ में शराब दुकान खुलने को लेकर महिलाओं ने काफी हंगामा किया है। बड़ी संख्या में महिलाएं लाठी डंडे लेकर पहुंची और शराब की दुकान के बाहर हंगामा किया है। उनका कहना है कि शराब दुकान होने के चलते महिलाओं को यहां से आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही पास में एक मंदिर भी है। उधर कानपुर में भी देसी ठेका खुलने का विरोध हो रहा है। सरस्वती विद्या मंदिर दामोदर नगर के पास देसी ठेका खुलने के विरोध में क्षेत्रीय पार्षद समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नारेबाजी की। जबकि हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र के गालन गांव के ग्रामीणों ने ठेके का विरोध जताया है। मुजफ्फरनगर के खतौली से बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी का भड़काऊ बयान सामने आया। इसमें वो कानून हाथ में लेने की बात कह रहे हैं। दरअसल विक्रम सैनी का एक वीडियो सामने आया था। इसमें वो देश के महापुरुषों के खिलाफ बोलने वालों की पिटाई की बात कर रहे थे। उस पर आज उनका बयान भी आया। विधायक ने साफ तौर पर कहा कि जो महापुरुषों का अपमान करे उसका इलाज पहले हमें कर देना चाहिए। कोई हमें मारने आ रहा है तो मैं पहले कानून की किताब पढूं या पहले उनसे निपटूं। जो देश विरोधी टिप्पणी करते हैं उनसे देशभक्तों को पहले निपट लेना चाहिए। सामाजिक कार्यों को देखा तो हमने आपको मेरे बड़े भाई तो मेरे कह दिया भाई, जो देश के खिलाफ बोले या देश के महापुरुषों के खिलाफ बोले तो ऐसा कर देना चाहिए और कर भी देना चाहिए। मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा हूँ। जो हमारे महापुरुष जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी, चाहे सरदार भगत सिंह हो, महाराणा प्रताप हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार भगत सिंह हो, सुखदेव जी हो, कोई भी हो, राणा सांगा जी हो, उनके खिलाफ कोई अभद्र भाषा बोलता है तो कानून देर में करता है काम। जो देशभक्त लोग हैं उनको ठोक पीट देना चाहिए ऐसे लोगों को। और महाकुंभ के बाद रेलवे विभाग ने देश के मुख्य स्टेशनों पर भीड़ का साइंटिफिक डेटा निकालने के लिए कमेटी गठित की। इन मुख्य स्टेशनों में वाराणसी कैंट स्टेशन शामिल है, जहां विभाग की ओर से राइट संस्था ने भीड़ मैनेजमेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया है। आने वाले वक्त में भीड़ मैनेजमेंट के जरिए आंकड़े संभावित नहीं बल्कि सटीक आएंगे। रेलवे विभाग ने क्राउड मैनेजमेंट की योजना शुरू कर दी है और इस साइंटिफिक डेटा को निकालने के लिए स्टेशन का हेड काउंटिंग मशीन, सीसीटीवी के अलावा AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि महाकुंभ के बाद इस योजना को लाया गया है।
और महाकुंभ के दौरान वाराणसी के स्टेशन पर 2 लाख से ज़्यादा की भीड़ हर रोज इकट्ठा होती थी। वो क्राउड मैनेजमेंट से रिलेटेड एक स्टडी करवा रहा है, जिसमें जो रेलवे का ही पार्ट है राइट्स, उनको एक स्टडी करने के लिए बोला गया है, साइंटिफिक स्टडी, कि जितने भी हमारे स्टेशन हैं, मेजर स्टेशन हैं, वहाँ पे जो क्राउड आता है उसकी स्टडी करने को, कि क्राउड कैसे आता है, कहाँ से आता है, कहाँ खड़ा रहता है, कितनी देर खड़ा रहता है, ट्रेनों का आवागमन कितना है, कितनी देर में उस क्राउड की निकासी होती है। उसकी एक साइंटिफिक स्टडी है जो इधर वाराणसी स्टेशन पर भी हो रही है। तो इसके आने से ये फ़ायदा होगा कि अभी जो हमारे पास क्राउड से रिलेटेड या भीड़ से रिलेटेड जो डेटा आता है वो और ज़्यादा साइंटिफिक हो जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल स्थगित होने के बाद आज से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कामकाज शुरू हो गया है। हाईकोर्ट में आज नियमित अदालतें बैठी हैं और मुकदमे की सुनवाई भी हुई है। वकीलों ने अदालतों में जाकर अपने मुकदमे की पैरवी की। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल खत्म होने और मुकदमों की सुनवाई शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे जस्टिस जसवंत वर्मा के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने बेमियादी हड़ताल शुरू की थी और दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर हुए अग्निकांड के बाद भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया। इससे वकील काफी नाराज थे। मुजफ्फरनगर में 2 दिन से ससुराल के बाहर धरने पर बैठी बहू शालिनी के पति का बयान आया है। शालिनी के पति प्रणव ने कहा है कि हम लोग 3 दिन से घर पर नहीं हैं। जब घर पर नहीं हैं तो कैसे उसको घर में एंट्री से रोक सकते हैं। प्रणव ने शालिनी पर कानूनी कार्रवाई की धमकी देने और आपसी रिश्ते को ना मानने जैसे गंभीर आरोप लगाए। प्रणव के मुताबिक वो जब भी शालिनी को लेने गया है, शालिनी उसके साथ वापस नहीं आई। दूसरी तरफ घर के बाहर शालिनी का धरना लगातार जारी है। हर बात में मेरे को ये कहा गया है कि अगर तुमने कुछ भी कहा मेरे को या कुछ भी किया मेरे साथ तो मैंने वकालत पढ़ रखी है, मैं तुम्हें बंद करा दूंगी। और मेरे साथ पूरा लॉ सिस्टम, पूरे वकील, हर प्रकार की सहायता मेरे पास है। और मेरे साथ संबंध बनाने के लिए भी मना किया गया है कि अगर मैंने कोई भी संबंध या ज़बरदस्ती की तो वो मुझे कुछ कर देगी। उसका कहना ये है कि मेरी इस शादी के लिए इच्छा नहीं थी, मेरे पिताजी ने मेरी शादी ज़बरदस्ती कराई है। और दूसरी तरफ महिला के धरना स्थल पर ही पंचायत शुरू हो गई है। पंचायत में बीजेपी नेता, पुलिस और सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। शालिनी के ससुराल यानी कि प्रणव के घर के सामने पंचायत चल रही है। मुजफ्फरनगर से विनेश पवार हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए। विनेश, पंचायत का क्या नतीजा निकला है और जरा ये बताएं कि अभी फिलहाल वहां की स्थिति कैसी है? देखिए, अभी तक कोई पंचायत का कोई नतीजा नहीं निकला है। अभी वार्ता जरूर हुई है, लेकिन दूसरा जो पक्ष है, जो ससुराल पक्ष है, वो यहाँ नहीं पहुंचा है। अभी हालांकि थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने जरूर आए थे। जो शालिनी के पति हैं प्रणव, उसके और शालिनी के ससुर और शालिनी की जो सास है वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने स्पष्ट रूप से जितने भी आरोप लगे उनको निराधार बताया। कई तरह की बात सामने आई और प्रणव ने यह भी बताया कि जब वहां विवाद हुआ, जब ये घूमने के लिए बाली गए थे, तो वो इनके बीच में जो विवाद हुआ उसका कहना है कि मैं उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहता। और हालांकि जो उसका ये भी कहना है, जो परिवार के लोग हैं, जो पंचायत है, जो सामाजिक तौर पर जो फैसला होगा उसको मंजूर होगा। लेकिन अभी तक उसका जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ शालिनी का परिवार यहाँ मौजूद है, अन्य जो मौजूद लोग हैं वो मौजूद है और भाजपा के कुछ नेता और पुलिस भी मौजूद है। मैं सबसे पहले बात करूंगा जो भाजपा के कुछ नेतागण यहाँ मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में ये पंचायत होनी थी और ये पूरा समाधान निकलना था इस विवाद का, लेकिन अभी तक कोई विवाद का समाधान तो नहीं निकला है। उन्हीं से पूछूंगा कि पंचायत जो चल रही थी वो किस नतीजे पर पहुंची है, कब पंचायत होगी, क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाया है? 12 तारीख में बिटिया की शालिनी की शादी हुई थी। बहुत ही सम्मानित परिवार है बुढ़ाने का, पवन सिंह सिंगल जी का, शंकर वालों के नाम से पूरा क्षेत्र जानता है। उनकी बिटिया परसों आई थी यहाँ पे अपने ससुराल में, दरवाजा बंद कर दिया, अंदर नहीं घुसने दिया। बिटिया ने निर्णय लिया कि नहीं, मैं अपने ससुराल में यही रहूंगी। उसने कोई शिकायत भी नहीं करी, किसी थाने में कोई शिकायत नहीं की, बेटी यहीं बैठ गई। परसों से लगातार, परसों से गायब है। कोई सम्मानित आदमी अपने घर को छोड़ के जाता है क्या? जो सामाजिक आदमी होता है वो घर को छोड़ के जाता है क्या? वो बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या?
वो अपने घर पे आए, अपने घर को संभालें। ये भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक जी हैं और अभी जो फैसले की शुरुआत की थी वो इनके द्वारा ही की गई थी और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं प्रमोद त्यागी जी, उनके द्वारा की गई थी। अभी ये वहीं पर मौजूद हैं, अभी तक कोई पंचायत नहीं हो पाई है। मैं आपसे भी जानूंगा कि अभी तक जो वार्ता है वो किस स्तर तक पहुंच पाई है, क्या कोई नया टाइम रखा गया पंचायत या फैसले का? देखिए, वार्ता का भी कोई स्तर तय नहीं हुआ। कुछ जिम्मेदार लोगों ने कहा है कि 5-5 आदमी, हम तो पहले से कह रहे हैं कि बैठ के बात कर लीजिए, उन्हें घर आ जाना चाहिए था। बिटिया तो परसों अकेली आई थी अपने ससुराल में, परिवार का वो सदस्य है। जब उन्होंने ताला बंद कर दिया, अंदर नहीं उसको जाने दिया, तब उन्होंने जो बीच में लोग थे उनको फोन किया, उनका अच्छा अभी खुलवा रहे हैं, लेकिन आज तक ताला नहीं खुला, खुद नहीं आए यहाँ। और अभी आपने बताया कि उन्होंने प्रेस की है, क्यों करेगा कोई प्रेस? अगर 1 महीने की शादी के अंदर लड़का प्रेस कर रहा है तो कहीं ना कहीं चोर है। और फिर इस तरह की बात प्रेस में कही जो मैंने सुना है, वो कहीं ना कहीं उनके मन में चोर है। बिटिया अपने घर में रहना चाहती है, नहीं तो FIR हम करते। और शांति से सब लोग बैठे हैं। हमारी बिटिया इसके अधिकार के लिए अपने पति के साथ रहना चाहती है। मैं शालिनी से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले पूछूंगा कि आखिर कोई पंचायत का जो नया टाइम है वो रखा गया है? कोई अभी चर्चा हो रही थी कि आपके आवास पर या किसी के आवास पर कोई समय निश्चित हुआ है पंचायत? पिछले 2-2.5 घंटे से बहुत जिम्मेदार लोग लगे हैं। जिस तरह से पिछले 2-3 दिन से जिम्मेदार लोग थे हमारे शहर के, जनपद के, जो समाधान करने का प्रयास कर रहे थे, पिछले 2-2.5-3 घंटे से लगातार ये बात चल रही है। वहां बैठेंगे, वहां बैठेंगे, वहां उठेंगे, 5 आदमी दर्शाएंगे, 5 आदमी दर्शाएंगे कोई। और अभी पता लगा कि उसने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। शालिनी, आप खड़े होंगे तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं कुछ। आपने काफी गंभीर आरोप, खड़ी हो जाइए धरा जी, आपने कल कई गंभीर आरोप लगाए थे और उसके बाद आज फिर आपके ससुराल पक्ष ने एक प्रेस वार्ता की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो शालिनी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है, झूठे आरोप हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब गलत है तो इसके ऊपर तो मेरा यही है, अभी अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसके सामने आके बात करने में क्या उनको दिक्कत हो रही है? सामने आके बात भी तो कर सकते हैं। सामने हम बैठे, हम जवाब देने के लिए तो बैठे हैं सब, और जवाब लेने के लिए बैठे हैं। उनको ये कहिए कि उन्हें सामने आके बात करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कुछ भी बोल सकते हैं वे। शालिनी, प्रणव ने ये कहा है कि विदेश में जब आप गए थे, जब बाली में आप घूमने के लिए गए थे, वहां पर उसको खतरा था कि आप उसको वहां जेल भिजवा देती। उसने दूसरा ये भी आरोप लगाया कि आप उसकी हत्या करा सकती हैं। ये ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? आपके बीच में ऐसा क्या इतना बुरा विवाद हो गया? क्या विवाद है इतना बड़ा कि आखिर इतने बड़े आरोप तक लग रहे हैं? घूमने तो मैं अपनी मर्जी से नहीं गई हूँ, टिकट उन्होंने कराए हैं, लेके वो गए हैं। ये तो चीज मुझे बोलनी चाहिए थी। खतरा मुझे उनसे होना चाहिए था क्योंकि टिकट करा के वो लेके गए थे, मैं उन्हें लेके नहीं गई थी। और सेकंड चीज, अगर लड़का सेफ नहीं है तो सेम चीजें तो लड़की के लिए भी है ना। लड़की को कौन सा सूटकेस में बंद नहीं किया जा रहा है, पैक क्यों नहीं किया जा रहा है? ये वाला कांड तो अभी हुआ है, उससे पहले तो लड़की के ही कांड सारे आ रहे थे ना। ये तो कोई चीज नहीं है कि वैलिड रीजन देना जरूरी है, ये तो गलत तरीका है चीजें बोलने का। तो देखिए, जिस तरह से एक तरफ प्रणव ने अपने परिवार के साथ प्रेस वार्ता की, उसने जितने भी आरोप थे वो सारे गलत बताए, वहीं शालिनी का भी यही कहना है कि वो सामने आए, सामने आकर बात करे और जितने भी तमाम आरोप प्रत्यारोप हैं उनको लेकर के बातचीत हो और मामला स्पष्ट हो। विस्तार से जानकारी देने के लिए